हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में आए वेब सीरीज़ द रेलवे मैन को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वेब सीरीज आज से कुछ 39 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में सन 1984 में जहरीली गैस लीक होने की कहानी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी में से एक थी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 2 दिसंबर 1984 में हुए इस हादसे में लगभग 15,000 लोगों की जानें गई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने के कारण वहां की आबो हवा में ये जहरीली गैस पूरे भोपाल और उसके आसपास के शहरों को बुरी तरह अफेक्ट की थी, जिनकी संख्या 6 लाख तक थी। अगर तब समय रहते कुछ लोगों ने चीजें संभाली ना होती, आज शायद पूरा भोपाल शारीरिक रूप से अपंग होता। और ये वेब सीरीज इन्हीं कुछ लोगों की कहानी है, जिनकी वजह से आप और हम आज सही सलामत अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस वेब सीरीज में टोटल 4 एपिसोड है, जो एक एक घंटे के हैं। सबसे बड़ी बात इस वेब सीरीज की ये है कि हमें उस वक्त के कुछ फोटोज और न्यूज़ को भी दिखाया गया है कि उस वक्त का कैसा माहौल रहा। त्रासदी के बाद वहाँ के लोगों पर आर्थिक और शारीरिक क्या अफेक्ट पड़ा। दोस्तों, पहले एपिसोड की शुरुआत होती है कुमावत नाम के पत्रकार से, जो बताता है कि कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस लीक हुई थी उसका आरोप 3 लोगों पर लगता है, गोखले, मनोहर और मिस्टर एंडरसन। पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट तो कर लिया होता है, पर ये लोग ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रह पाते। कुछ दिनों के बाद इन तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मिस्टर एंडरसन को तो सरकारी प्लेन से तुरंत अमेरिका भी भेज दिया जाता है, क्योंकि तब न जान लेने वालों को सजा दी जाती थी और न जान बचाने वालों को शाबाशी। अब इसके बाद हमें गैस लीक होने के 16 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां इफ्तार सिद्दीकी को देखते हैं, जो एक बुरा सपना देखकर उठ जाते हैं। सिद्दीकी साहब भोपाल के स्टेशन मास्टर होते हैं और इसलिए वो चाहते होते हैं कि उनका बेटा भी रेलवे में काम करे, लेकिन उनका बेटा यूनियन कार्बाइड में काम करना चाहता होता है। फिर हमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ से गैस लीक हुई थी। फिलहाल यहाँ अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि पानी का प्रेशर 100 के पास पहुँच गया होता है। वर्कर बुरी तरह से डरे हुए होते हैं और सायरन भी बच गया होता है। यहाँ कुछ वर्कर होते हैं जो कहते हैं कि फ्लेयर पाइप लगा के गैस को जला देते हैं, लेकिन यहाँ कमरुद्दीन साहब बताते हैं कि फ्लेयर पाइप पिछले 3 महीने से खराब है और फिर वो एमआईसी टैंक को चेक करने जाते हैं, क्योंकि अगर टैंक गर्म हुआ तो वो फट सकता है, पर टैंक की ऊपरी सतह पूरी तरह से ठंडी होती है। ये देख के कमरुद्दीन रिलैक्स फील करता है, फिर वर्कर्स को बताता है कि उनका मीटर खराब है। अब थोड़ी देर में वहाँ मिस्टर एंडरसन आते हैं, जो कमरुद्दीन से कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए यहाँ सायरन नहीं बचना चाहिए, चाहे कोई मर ही क्यों ना रहा हो, और जिसने भी सायरन बचा है उसे अभी फौरन जॉब से निकाल दो। अब इसके बाद इमाद नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी बस्ती फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर होती है। यहाँ उसके पास पत्रकार कुमावत भी होता है, जो उसे फैक्ट्री के बारे में बात करने आया होता है। दरअसल इमाद कुछ समय पहले फैक्ट्री में काम करता था। यहाँ इमाद पत्रकार को बताता है कि वो फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था। विदेशों से जो एमआईसी गैस आया करती थी, वो बंदरगाह से भोपाल तक लाने की जिम्मेदारी उसकी हुआ करती थी। आगे इमाद बताता है कि इस गैस से किसानों की फसलों में लगने वाले कीड़ों की दवाई बनाई जाती है, पर यह गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है। एक बार अगर ये पानी और हवा के संपर्क में आ जाए तो तुरंत इंसान को मार सकती है। इमाद फैक्ट्री की लापरवाही के बारे में बताता है कि कभी कभी तो सिलेंडरों के सील तक सही से बंद नहीं होते, और यहाँ तक उन लोगों ने वर्कर्स को मास्क और अन्य सेफ्टी मेजर्स भी नहीं दिए हैं, और जब इमाद ने मास्क की मांग की तो उसे नौकरी से निकाल दिया। और आज इमाद का रेलवे में ऐसे लोगो पायलट पहला दिन होता है, इसके लिए उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। आगे इमाद बताता है कि एक दिन फैक्ट्री में गैस लीक हुई और एक बेगुनाह की जान चली गई। उस आदमी का नाम होता है मोहम्मद अंसारी, जिसकी जॉब मैंने ही फैक्ट्री में लगवाई थी। ये बात भी फैक्ट्री वालों ने दबा दी, इसलिए इमाद और कुमावत अंसारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। सर मिस्टर एंडरसन कमरुद्दीन को बताते हैं कि कुछ सालों से हमारी फैक्ट्री लॉस में चल रही है, इसलिए तुम्हें वर्कर्स की नहीं फैक्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए उन लोगों को ढूंढो जो फैक्ट्री की बात लीक कर रहे हैं और उन्हें जॉब से फौरन निकालो। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि 1982 में फैक्ट्री की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसको टायसन रिपोर्ट कहते हैं, और इस रिपोर्ट में फैक्ट्री की सारी गलती डिटेल में थी। अब सिद्दीकी साहब को दिखाया जाता है, जो अपने काम के प्रति बहुत वफादार होते हैं। उन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए स्टेशन पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वो अपने जूनियर प्रसाद से पूछते हैं कि कम्युनिकेशन वायर सही हुआ या नहीं। यहाँ प्रसाद लापरवाही दिखाता है, इसलिए वो खुद लाइन को चेक करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा यकीन होता है कि वो लाइन अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और जब वो उसे चेक करते हैं तो वो बिल्कुल खराब होती है। इसके लिए वो अपने जूनियर स्टेशन मास्टर को डांटते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। इमाद जब नौकरी पर जाने लगता है तो पत्रकार से कहता है कि आज हमें सबूत
सबूत मिल जाएंगे। इसलिए कमरुद्दीन ही वो आदमी होता है जो इन्फॉर्मेशन को लीक करता होता है, क्योंकि वो भी अंसारी को इंसाफ दिलाना चाहता होता है। साथ ही यूनियन कार्बाइड में काम कर रहे वर्कर्स के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहता होता है। अब इमाद की मुलाकात होती है स्टेशन मास्टर सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब यहाँ इमाद के नॉलेज का टेस्ट लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है ये पता करने के लिए कि इस स्टेशन पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सही से काम नहीं कर रही। इमाद फौरन उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इमाद आकर बताता है कि सर वो चीज़ है कम्युनिकेशन लाइट। ये बात इमाद को ऐसे पता चलती है कि टेस्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट सिद्दीकी साहब की मेज पर ही होता है और बिना वजह वो यहाँ पर नहीं रखा होगा। साथ ही इमाद सिद्दीकी साहब से कहता है कि एक चीज़ और है जो ठीक से काम नहीं कर रही, और वो है आपकी घड़ी जो 2 मिनट आगे है। इमाद की समझ देख सिद्दीकी साहब समझ जाते हैं कि वो टैलेंटेड है। अब इसके बाद हमें विजया नाम की एक लेडी वर्कर को दिखाया जाता है जो रेलवे की एक कर्मचारी होती है और स्टेशन पर काम करती होती है। विजया सिद्दीकी साहब को बताती है कि आज उसकी बेटी सोनी की शादी है। वैसे विजया ये बात पहले भी बता चुकी होती है, पर फिर से रिमाइंड कराती है। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हाँ मुझे याद है और मैं ज़रूर आऊँगा। अब इसके बाद गैस लीक होने में 13 घंटे बचे होते हैं। अब यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक लुटेरा होता है। उसने स्टेशन और ट्रेनों में लूट की तबाही मचा रखी होती है और उसे लोग एक्सप्रेस बैंडिट के नाम से जानते होते हैं। यहाँ वो स्टेशन पे एक सूटकेस लूटने की फिराक में होता है, लेकिन स्टेशन पर काम करने वाले बच्चे जो उसके साथ होते हैं उनमें से एक इशारों में बता देता है कि पुलिस चारों तरफ है। पुलिस वाले उसे पहचान जाते हैं और पकड़ने लगते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर लुटेरा आरपीएफ की वर्दी पहनकर एक अकाउंटेंट के पास जाता है और उसे एक रजिस्टर लेके देखता है कि किस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि भोपाल जंक्शन में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रुपए हैं और फिर वो तुरंत भोपाल जंक्शन जाने का प्लान बना लेता है। गैस लीक होने में सिर्फ 4 घंटे बचे होते हैं। यहाँ इमाद अंसारी की वाइफ से बात करता है जो बताती है कि आज वो गोरखपुर वाली ट्रेन से भोपाल आ रही है। इधर कमरुद्दीन एंडरसन के जाने के बाद रात में टाइसन रिपोर्ट की फोटोकॉपी कर लेता है और कुमावत को कॉल कर रिपोर्ट को अपने घर देने के लिए बुलाता है। फिर रात में हम फैक्ट्री में 2 वर्कर को देखते हैं जिसमें एक पुराना होता है और एक नया। पुराना वर्कर पानी के प्रेशर को चालू करवा देता है जिससे फैक्ट्री की सारी पाइप साफ हो जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर सिद्दीकी साहब विजय की बेटी की शादी में आते हैं जिन्हें देख के वो दोनों बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ इमाद रात में वर्कशॉप में जाता है जहाँ उसका सीनियर उसे एक मालगाड़ी का इंजन चालू करने को कहता है। क्योंकि वो इंजन पुराना होता है इसलिए वो ऑन नहीं होता। तब उसके सीनियर उसे सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी है पर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाइप से पानी लीक हो रहा होता है, पर वर्कर उस पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है और फिर चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि यही पानी तेजी रफ्तार के साथ टैंक तक पहुंच चुका होता है। अब स्टेशन पर उसी चोर को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बहस कर रहा होता है। उसे ऐसा करते सिद्दीकी साहब देख लेते हैं। चोर अपनी बातों में सिद्दीकी साहब को फंसाता है और कहता है कि मैं उस ट्रेन के लुटेरे को पकड़ने आया हूँ जिसे एक्सप्रेस बैंडिट के नाम से जाना जाता है। चोर कहता है कि मुझे अपने लॉकर वाले रूम में रहने दीजिए ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि ठीक है, मैं आरपीएफ के हेड से बात कर बताता हूँ, तब तक आप आराम करिए। सिद्दीकी साहब आज का जमा कैश लॉकर में डाल रहे होते हैं और ऐसा करते चोर देख रहा होता है। इधर फैक्ट्री में एक इंजीनियर देखता है कि एमआईसी के चैम्बर में अलार्म बज रहा है, इसलिए वो टैंक के चैम्बर को चेक करने जाता है। वहाँ जैसे ही वो चैम्बर को टच करता है वो देखता है कि टैंक की सतह बहुत गर्म है। फौरन कमरुद्दीन को वॉकी टॉकी से टैंक के गर्म होने वाली बात बताता है, वापस आने को कहता है। यहाँ कमरुद्दीन भी देखता है कि टैंक से गैस लीक हो रही है। ये देख के कमरुद्दीन दौड़ते फिर फैक्ट्री के अंदर जाता है। कमरुद्दीन देखता है कि प्रेशर बहुत हाई है। वो उस वर्कर को बुलाता है जिसने पानी छोड़ा था। यहाँ पता चलता है कि पानी छोड़ने से पहले मेटल डिस्क नहीं लगाई थी। साथ ही पानी पिछले 3 घंटे से चल रहा है। कमरुद्दीन समझ जाता है कि तबाही शुरू हो गई। वो फौरन फैक्ट्री को खाली करने को कहता है। गैस ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होता है। लोगों को खांसियाँ आने लगती हैं, आंखों और शरीर में जलन होने लगती है। कमरुद्दीन सबसे पहले मास्क ढूंढता है पर फैक्ट्री में ढंग का मास्क भी नहीं होता, इसलिए वो रुमाल को बांधकर सबसे पहले पानी के बहाव को बंद करता है। अब क्योंकि उसे पता होता है कि फ्लेयर पाइप खराब पड़ी है जिसके कारण वो गैस को जला भी नहीं सकते, इसलिए कमरुद्दीन के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता, वो ये कि गैस को खाली टैंक में शिफ्ट करने का, ताकि ज्यादा गैस लीक ना हो। कमरुद्दीन की भी हालत खराब हो रही होती है पर फिर भी वो किसी तरह वहां तक पहुंच जाता है। कमरुद्दीन देखता है कि कोई भी चैम्बर खाली नहीं है, इसलिए वो उस चैम्बर का कनेक्शन जिससे गैस लीक हो रही है
बाकियों से काट देता है। ये कह कर के अगर बाकियों से भी गैस लीक होने लगी तो पूरा भोपाल खत्म हो जाएगा और ऐसा करते उसकी जान भी चली जाती है। फिर हमें दिल दहला देने वाली चीज़ देखने को मिलती है और वो ये कि ज़्यादा हीट होने की वजह से एमआईसी टैंक ही फट जाता है। यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत गैस लीक होने से 14 महीने पहले से होती है, जहां अंसारी की पत्नी साजिया हॉस्पिटल में होती है और अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। वहां साजिया से मिलने इमाद आता है। साजिया बताती है कि जब से गैस लीक हुई थी तब से उन्हें खून की उल्टियां होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, कोई दवा काम नहीं आती थी और इसी वजह से वो मारे गए। आगे बताती है कि कंपनी वाले ने पैसे भेज के मुंह बंद रखने को कहा है। अब क्योंकि साजिया प्रेग्नेंट होती है, उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, इसलिए इमाद उसे पैसे रखने को कह देता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अंसारी को इंसाफ दिला कर रहूंगा। अंदर डॉक्टर जब अंसारी के फेफड़े देखते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से फूले थे। वो समझ जाते हैं कि इसमें कोई जहरीली गैस भरी है। अब इसके बाद हमें भोपाल से 100 किलोमीटर दूर इटारसी जंक्शन को दिखाया जाता है। वहाँ के स्टेशन मास्टर से एक आदमी बार बार अपने सामान के बारे में पूछ रहा होता है, पर स्टेशन मास्टर उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी बेनेडिक्ट नाम का कर्मचारी स्टेशन मास्टर को बताता है कि भोपाल से कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि वहाँ का कम्युनिकेशन लाइन ठीक होने में टाइम लग रहा होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ का एक कर्मचारी आकर बताता है कि दिल्ली से जनरल मैनेजर रतीब पांडे यहाँ का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सन के आदमी फिर से वहाँ आ रहा है और फिर सारे कर्मचारी उसको सब कुछ अच्छा दिखाने में लग जाते हैं। इसके बाद गोरखपुर ट्रेन को दिखाया जाता है, जिसमें साजिया और उसके बच्चे होते हैं जो भोपाल ही आ रहे होते हैं। साजिया के सामने एक माँ और एक बच्ची को दिखाया जाता है जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सिखों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और कुछ कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत सही हुआ। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी को उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है, उन लोगों को शांत करा देता है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि ये लेडी और उसकी बच्ची सिख है और इसीलिए डरी हुई है, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग सिखों को ढूंढकर मारने में लगे हुए थे। यहाँ साजिया और गार्ड उसे समझते हैं। अब गैस लीक होने के 20 मिनट के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ इमाद और उसका सीनियर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उसका सीनियर बाथरूम के लिए जाता है और खांसने लगता है। तो वही स्टेशन पर विजया दौड़ते हुए सिद्दीकी के पास आती है और कहती है कि बाराती ज़्यादा आ गए हैं और हलवाई ज़्यादा खाना बनाने के और पैसे मांग रहा है। तो सिद्दीकी साहब अपने पास से पैसे दे देते हैं। विजया पैसे लेके जैसे ही जाने को होती है तो देखती है कि लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। इधर इमाद का सीनियर भी बाथरूम से जब बाहर आता है तो वो भी खांसते हुए मर जाता है। इमाद जैसे ही उन्हें उठाने मालगाड़ी के डब्बे से बाहर निकलता है, हवा में फैली गैस को सूंघते हुए समझ जाता है कि एमआईसी गैस लीक हो गई है। वो फौरन डब्बे के अंदर वापस आ जाता है। इधर सोनी के बाराती भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। सोनी विजया को ढूंढ ही रही होती है तो उसे एक लोग बताते हैं कि उसकी माँ स्टेशन और पैसे लेने गई थी। फैक्ट्री के आसपास के लोग हो या फिर स्टेशन पर, सब धीरे धीरे मरने लगते हैं। इमाद भी अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर भी सब मर चुके थे, पर एक बूढ़ा आदमी बचा था। तो इमाद अपने मुंह पर गीला कपड़ा बांधकर बाहर आता है, उन्हें अपने साथ इंजन में उठा लाता है। वही सिद्दीकी की फैमिली भी समझ जाती है कि एमआईसी गैस है, इसलिए वो लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर हवा के बहाव के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। फिर स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिद्दीकी ऑफिस में सेफ होता है। तभी सिद्दीकी देखता है कि उसके स्टेशन पर भीख मांगने वाला बच्चा अपने भाई को लेके खड़ा है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। और जब सिद्दीकी और वही लुटेरा बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ आधे से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। सिद्दीकी सबको बचाने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अब क्योंकि ऑफिस सेफ होता है, इसलिए बाहर की पब्लिक अंदर घुसने के लिए सारे खिड़की दरवाजे तोड़ देती है, तो इसकी वजह से सब मारे जाते हैं। तब सिद्दीकी साहब को आइडिया आता है कि सेफ जगह वेटिंग रूम है, इसलिए वो सबको वेटिंग रूम में जाने को कहता है। अब जो बच्चे होते हैं वो सब वेटिंग रूम में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, ताकि वो हवा में फैली गैस से बच सके। सिद्दीकी विजया को भी अधमरी हालत में उठा लाता है, लेकिन विजया बच नहीं पाती और अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद कुमावत को दिखाया जाता है, जिसे एक पुलिस वाला कहता है कि इन बड़ी कंपनी वालों से पंगा ना ले, वरना उसको मार देंगे। पर कुमावत के ऊपर उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता। तभी पुलिस वाले को मैसेज मिलता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हुई है, तो पुलिस वाला फौरन ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अब ये न्यूज़ कुमावत ने भी सुनी होती है, तो वो भी अपना निकल जाता है रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि वो भी हर हाल में ये फैक्ट्री बंद करवाना चाहता होता है। फैक्ट्री में मिस्टर एंडरसन के साथ हम एक इंजीनियर को देखते हैं, जो बताता है कि कमरुद्दीन ने अगर लीक वाले टैंक का कनेक्शन बाकी टैंक से ना तोड़ा होता तो आज पूरा भोपाल खत्म हो जाता। अब मिस्टर एंडरसन अपनी माँ के बच्ची कर्मचारियों से कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अमेरिका में अपने सीनियर से बात करूंगा, पर तुम लोगों में से कोई भी
अपना मुंह नहीं खोलेगा। आगे कहता है कि जब तक अमेरिका से आगे के आदेश नहीं आ जाते तब तक किसी भी रिपोर्टर या पुलिस वाले को फैक्ट्री के अंदर आने मत देना, वरना यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ इंजीनियर एंडरसन से कहता है कि हमें अस्पताल में बता देना चाहिए। इस पर एंडरसन कहता है कि इस गैस का कोई एंटीडोट नहीं है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। स्टेशन पर लोग परेशान होते हैं और आपस में भिड़ रहे होते हैं। इस पर सिद्दीकी साहब उन्हें समझाते हैं और शांत रहने को कहते हैं। पैसेंजर कहते हैं कि हमें पुलिस में मदद लेनी चाहिए। इस पर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हवा में कुछ तो है, जब हमारा ये हाल है तो पुलिस वाले भी बचे नहीं होंगे, इसलिए हमें इटारसी स्टेशन से हेल्प मांगनी होगी। फिर वहाँ इमाद इंजन को चलाते हुए आता है, जिसे देख के सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमें इसी के जरिए इटारसी जंक्शन से मदद मांगनी होगी, क्योंकि अभी सारे कनेक्शन बंद है। पर सिद्दीकी साहब के ऐसा कहने पर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि स्टेशन मास्टर हम लोगों को ऐसे हाल पर छोड़ के भाग रहा है, इसलिए वो लोग धक्का मुक्की करते हुए इंजन की तरफ भागने लगते हैं। अब जैसे ही एक आदमी गेट खोल के बाहर भागता है, सिद्दीकी फौरन गेट बंद कर लेता है। वो आदमी बाहर जाते ही मारा जाता है। ये देख के सब शांत हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करे। तब सिद्दीकी रुमाल को बांध कर इमाद के पास जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को लेकर इमाद के साथ वापस वेटिंग रूम में आ जाते हैं। यहाँ इमाद बताता है कि ये सब एमआईसी गैस लीक होने के कारण हो रहा है। ये गैस बहुत जहरीली होती है और ये आंखों और फेफड़ों पर वार करती है। इससे बचने के लिए गीला कपड़ा ही आपकी मदद कर सकता है। ये सुनकर सभी अपने मुंह पर गीला कपड़ा बांधने लगते हैं। अब क्योंकि गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल किसी भी समय आने वाली होती है, इसलिए सिद्दीकी साहब इमाद से कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह ये खबर इटारसी जंक्शन तक पहुंचानी होगी, ना उसमें भी 1000 से ज्यादा यात्री मारे जाएंगे। इमाद फौरन कनेक्शन ठीक करने वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद विदिशा जंक्शन पर हमें गोरखपुर ट्रेन को दिखाया जाता है, जो भोपाल से बस 75 किलोमीटर दूर होता है। अब वहाँ पर कुछ लोग प्रधानमंत्री का बदला लेने के लिए सिखों को मारने के लिए ट्रेन में घुस जाते हैं। ये देख के साजिया के साथ वाली सिख डर जाती है, तो साजिया उसे शांति से बैठने को कहती है। अब वो लोग सभी के नाम और पहचान पूछ रहे होते हैं। ऐसा करते वो लोग साजिया के पास भी आते हैं, जहाँ साजिया झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरा नाम साजिया है और सिख लेडी को अपनी खाला बताती है। ये सुन के वो लोग आगे निकल जाते हैं। वैसे सिखों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग टीटी को ढूंढते हैं ताकि लिस्ट से नाम निकाल सके, पर टीटी बाथरूम के अंदर लिस्ट को फाड़ने में लगा होता है। पर वो लोग दरवाजा तोड़कर टीटी को मारते हुए लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर उन्हें उस सिख लेडी का नाम मिल जाता है। वो लोग उसकी तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी वही गार्ड उस लेडी सिख के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो लेडी उस गार्ड के साथ चली जाती है और वो लोग गार्ड के डब्बे में आके छुप जाते हैं। अब इटारसी स्टेशन पर फिर से उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो स्टेशन मास्टर से अपना सामान के बारे में पूछ रहा होता है। तभी बेनेडिक्ट स्टेशन मास्टर को बताता है कि 4 घंटे हो गए और रात भी होने को है, पर अभी तक भोपाल जंक्शन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और स्टेशन मास्टर विनोद उसकी बातों को इग्नोर कर देता और कहता है कि पहले जीएम रति पांडे का कुछ करो। उधर इमाद जब वर्कर को देखने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सभी मर चुके हैं। इधर वेटिंग रूम में लुटेरा सिद्दीकी साहब से कहता है कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, तो सिद्दीकी कहता है कि वो बाद में सोचेंगे, पहले तो गोरखपुर एक्सप्रेस को आने से रोकना होगा। बात सुन वहाँ पर मौजूद लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि वो ट्रेन आएगी तो हम लोग उस ट्रेन पर चढ़कर वहाँ से निकल जाएंगे, और फिर सिद्दीकी को ट्रेन रोकने के लिए जाने से मना करते हैं। तब लुटेरा उन्हें शांत करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है और डराते हुए कहता है कि अगर कोई भी आ गया है तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी इमाद वहाँ का बताता है कि वो वर्कर्स भी मारे गए हैं, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो काम किया है, पर क्या ये पता नहीं। तब सिद्दीकी समझ जाता है कि उन्होंने ब्लॉक वाली लाइन जोड़ी होगी, इसलिए ब्लॉक फोन के जरिए इटारसी से कनेक्शन किया जा सकता है। सिद्दीकी दौड़ते हुए ब्लॉक फोन लेने जाता है, जहाँ वो देखता है कि ब्लॉक फोन तो टूटा हुआ है। तब वो किसी तरह उसे जोड़ के सुखी 7 स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर बेनेडिक्ट भी स्टेशन मास्टर विनोद से छुपते हुए सुखी 7 स्टेशन पर बात कर रहा होता है। पूछता है कि भोपाल जंक्शन पर सब ठीक तो है ना। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुखी 7 स्टेशन के ब्लॉक फोन पर कॉल आता है, और जब वो फोन उठाता है तो उसे भोपाल से आवाज ही नहीं आ रही होती है। इधर सिद्दीकी को भी आवाज नहीं आ रही होती, यानी कि फोन खराब हो चुका होता है। सुखी 7 बेनेडिक्ट को बताता है कि भोपाल से कॉल तो आ रही है पर आवाज नहीं आ रही। अब ये बात जान वो अपने स्टेशन मास्टर को बताता है, तो वो उल्टा उस पर भड़कने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से आता है, जो कहता है कि मैं कुछ मदद करूं क्या। असल में वो जनरल मैनेजर रति पांडे होता है और भेस बदलकर जानबूझकर स्टेशन का इंस्पेक्शन करने आया होता है। देख के सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो लोग उसी आदमी को काफी टाइम से बाहर भगा रहे होते हैं। वहाँ की सिचुएशन देख रति बेनेडिक्ट से पूछता है कि क्या हुआ, तो बेनेडिक्ट सब कुछ बता देता है। तब रति उससे फौरन भोपाल डीएम ऑफिस फोन लगाने को कहता है। तब रति को पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण वहाँ के लोगों की जान जा रही है। ये सुन रति और बाकी लोग फौरन
फौरन नक्शा देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि फैक्ट्री स्टेशन के बिल्कुल पास में है। ये देख के बेनेडिक्ट कहता है कि कहीं पूरा स्टाफ मर तो नहीं गया। तब रति कहता है कि भोपाल से ब्लॉक फोन पर कॉल आ रही थी, जिसका मतलब है कि भोपाल पर अभी भी स्टाफ है। आगे कहता है कि हमें भोपाल जाने वाली सारी ट्रेनों को रोकना होगा। तभी बेनेडिक्ट बताता है कि कुछ ही देर में गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन सुखी सेवनिया पहुंचने वाली होगी। कि फौरन सुखी सेवनिया कॉल कर ट्रेन को रोकने के लिए कहता है, पर गार्ड जब तक समझता और ट्रेन को रोकता, तब तक ट्रेन वहां से निकल जाती है और इटारसी जंक्शन वाले कुछ कर नहीं पाते। उधर स्टेशन के अंदर वेटिंग रूम में सब इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि शायद कोई उन्हें आके बचा लेगा, लेकिन अब तो गोरखपुर ट्रेन भी उन्हीं की तरफ आ रही होती, यानी कि ये प्रलय और भी भयानक रूप लेने वाली है। और इसी भयानक प्रलय के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।